चलो गाइज, देन जून 2018 डीटी पार्ट पहले देखते हैं। तो देखो सिंपल पार्ट ए, जिसमें देखो पहला क्वेश्चन है गाइज, स्टेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर कंसिडरिंग शेयर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म। राइट, हमको मालूम है कि अगर 24 मंथ से ज्यादा है शेयर्स की होल्डिंग तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल ऐसे शेयर्स के लिए, है ना, मोर देन 24 मंथ। एग्जैक्ट 24 है तो भी शॉर्ट टर्म में जाएगा। देन द assessee has purchased the car for the business purpose on 10th of June 2016 for rupees 10 lakhs, right? 10 लाख की परचेज की। दिस इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट। मतलब हमें समझ गया सर ये ब्लॉक ऑफ एसेट पे क्वेश्चन है, मतलब डेप्रिसिएशन ये पूछ रहा है। डेप्रिसिएशन अगर पूछेगा और अगर एसेट 180 डेज से ज्यादा यूज की हुई है तो डेफिनेटली गाइज हमें पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये एसेट परचेज किए 10 जून, राइट, 10 जून। अगर एसेट अक्टूबर 3 अक्टूबर तक परचेस करते हैं अपन तो फिर हमें, आपको मालूम है कि फुल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो देखो दिस इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक एंड इन द प्रीवियस ईयर 16-17 एंड 17-18 25% ऑफ द यूसेज ऑफ द कार वाज फॉर द पर्सनल पर्पज। तो पर्सनल पर्पज के लिए अगर आप एसेट को यूज कर रहे हो तो आपको उसका डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता पर्सनल पर्पज के लिए। तो 25% यूज किया। देन what is the depreciation allowable for the assessment year 18-19? You may take the rate of depreciation as 15%। तो 16-17 में तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा गाइस, फाइनेंशियल ईयर 16-17 में पूरा, और 17-18 में 75% का डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। आपको पूछा है व्हाट इज डेप्रिसिएशन अलाउएबल फॉर असेसमेंट ईयर 18-19, लेकिन इसके लिए हमें पहले 16-17 प्रीवियस ईयर का भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको डब्ल्यूडीवी पता होना चाहिए 1 अप्रैल 2017 की, राइट। तो देखो आंसर फटाफट, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ये लिखना जरूरी है आपको। तो देखो परचेस ऑफ कार 10 लाख की किया तो आपको 10 लाख की कार परचेस करने के बाद 16-17 दिस इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक इन प्रीवियस ईयर 16-17। अच्छा, दोनों साल में 25-25% है, ओके, दोनों साल में 25-25% पर्सनल यूज है। तो देखो पहले ईयर मतलब 16-17 1,50,000 में 25% जो पर्सनल पर्पज के लिए उसका डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, तो इतना डिप्रिसिएशन अलाउ होगा, राइट। तो 10 लाख में से ये माइनस हुआ, यह आया 1,417 की डब्ल्यूडीबी। फिर ये 8,87,500 पे 15% निकाला, वो इतना आता है, और इसका 25%, राइट, ये डिप्रिसिएशन का 25% ये अलाउ नहीं होगा, तो इतना आपको अलाउ हो जाएगा 17-18 प्रीवियस ईयर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, राइट। चल देन विकास रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 13 lakhs फ्रॉम ए लिमिटेड एन इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला, ओके, ऑन विच द कंपनी हैज पेड डीडीटी अंडर सेक्शन 1150। कंपनी ने उसके ऊपर डीडीटी भी पे कर दिया होगा। He has incurred the expenditure of 1 lakh for earning such a dividend। ये जो एक्सपेंस ऑन करते हैं इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता, नो डिडक्शन, राइट, ये गुमराह करने के लिए दिया जाता है। What is the tax payable on dividend income? सिंपल 115 BBDA आप लोगों ने पढ़ा है। अगर ये डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है और उसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर जाती तो 10 लाख के ऊपर जितना होता है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखो एज पर सेक्शन 115 BBDA वेयर रेसिडेंट शेयर होल्डर, कौन कौन, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, रेसिडेंट शेयर होल्डर अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ या फर्म है and if he receives the dividend above 10 lakhs from the company on which the DDT has been paid, कंपनी ने DDT पे किया, तो exemption under section 1034 कर लो, will only be available up to 10 lakhs, 10 लाख तक ही अवेलेबल रहेगा, मतलब बचे हुए 3 लाख पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। तो यह आएगा 10.40%, ओके, जो भी वैल्यू आएगी आप, ओके, सिंपल 10% का टैक्स लगेगा और सेस एट द रेट ऑफ 4, ओके। तो देखो 10 लाख के ऊपर जो भी गया 3 लाख उसके ऊपर टैक्स पे किया, और ये सिर्फ किसके लिए, रेसिडेंट, इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट माना, ओके। देन 115 BBD के बारे में बोल। देन नेक्स्ट ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको करना है। अच्छा, ये टैक्स इवेजन पे तो सिंपल है, वेदर द फॉलोइंग
स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग रिलेट टू द टैक्स प्लानिंग है, अवॉइडेंस है या इवेजन है. ओके, तो टैक्स प्लानिंग जो लॉ के दायरे में रह के हम करते हैं, राइट. टैक्स अवॉइडेंस होता है गाइस, ध्यान से सुनो, टैक्स अवॉइडेंस होता है जो लीगल लॉ के जो लूपहोल्स है उसका यूज करके आपने टैक्स को अवॉइड किया. और टैक्स इवेजन मतलब आपने टैक्स की चोरी कर दी, है ना, इनकम दिखाया नहीं या जबरदस्ती कोई चीज का डिडक्शन ले लिया, आपके पास डिडक्शन लेने के लिए नहीं लेकिन फिर भी आपने डिडक्शन ले लिया, दैट इज टैक्स इवेजन. टैक्स इवेजन इज वेरी डेंजरस. ऑफ कोर्स टैक्स अवॉइडेंस ऑल्सो डेंजरस. ओके, तो देखो, सेटिंग अप ऑफ लाइसेंस ऑफिस इन इंडिया बाय अ फॉरेन कंपनी instead of a full-fledged establishment to run the business activities in India, right? तो ये क्या है कि उन्होंने क्या किया, सेटिंग अप ऑफ लाइसेंस ऑफिस, ब्रांच ऑफिस ओपन किया बाय अ फॉरेन कंपनी इंस्टेड ऑफ फुल-फ्लेज्ड एस्टैब्लिशमेंट टू रन द बिजनेस. मतलब इंडिया में पूरा बिजनेस रन करने से अच्छा उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ब्रांच एस्टैब्लिश किया. तो ऑफ कोर्स इट इज अ टैक्स प्लानिंग है. सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट बिजनेस कनेक्शन, है ना, बिजनेस कनेक्शन का बेनिफिट उठाने के लिए उन्होंने, इट इज अ बेसिकली अ टैक्स प्लानिंग, राइट. देन इन्वेस्टमेंट इन अ बॉन्ड्स अप्रूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ 54 EC, है ना, 50 लाख तक कैपिटल गेन के बॉन्ड ले सकते, 54 EC 50 लाख तक, नाई और रेकी के. ऑफ कोर्स इट इज अ टैक्स प्लानिंग, है ना, टैक्स प्लानिंग है, देख लो, इट इज अ टैक्स planning. Okay, then next, businessman claiming a depreciation on refrigerator purchase for residential use. अच्छा, मतलब उसने क्या किया, रेफ्रिजरेटर घर के लिए परचेस किया और बताया कि मैंने ऑफिस में लाया और उसका डेप्रिसिएशन क्लेम किया. इट इज टैक्स अवॉइडेंस. तो देखो कैसे लिखना, बिजनेसमैन क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन ऑन रेफ्रिजरेटर परचेस फॉर रेसिडेंशियल एक्ट इज अ टैक्स इवेजन, है ना, इवेजन बिकॉज रॉन्गली क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन ऑन द पर्सनल यूज ऑफ असेट, है ना. तो ये क्या इवेजन है एक प्रकार का, कि आपने टैक्स को इवेड कर दिया. भाई आप जो चीज घर में ले रहे हो, घर में डेप्रिसिएशन, घर में एसेट ले रहे हो और उसका बेनिफिट आप बिजनेस के लिए ले रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो इट इज अ टैक्स इवेजन, इट इज टैक्स इवेजन. देन विजिटिंग अ फॉरेन कंट्री फॉर certain number of days to reduce the number of days of stays in India, it is tax avoidance, है ना, tax avoidance है. लॉ के लूफोल का आपने बेनिफिट उठाया. एंड associates two residential house, he wants to sell a vacant site purchase 6 year back, है ना, एक साइट थी उसकी, वो उसने सेल किया. तो अवेल द एग्जेम्पशन ऑफ 54F. 54F क्या बोलता है कि आपको 54F का बेनिफिट एग्जेम्पशन का तभी मिलेगा कैपिटल गेन से, आपके एक से ज्यादा हाउस नहीं होना चाहिए उस दिन. अब आपके पास 2 हाउसेस थे, 2 हाउसेस, तो असेसी ने क्या किया कि एक हाउस ट्रांसफर किया पहले, बिफोर सेलिंग दिस लैंड एक हाउस ट्रांसफर कर दिया, तो फिर वो 54F का बेनिफिट ले पा रहा है. तो अगेन ये लॉ के लूफोल का आपने बेनिफिट उठाया, हेंस अगेन दिस इज टैक्स अवॉइड, राइट. ये आपको लॉ अगर मालूम है तो आप बराबर लिख सकते हो. तो देखो, गिफ्टिंग हाउस प्रॉपर्टी टू मेजर सन विद द व्यू टू कम टू एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ एग्जेम्पशन सेक्शन. 54F का एग्जेम्पशन नॉर्म पहले ही आपको बोल देता है कि आपको 54F का एग्जेम्पशन चाहिए, तो आपको एक से ज्यादा हाउसेस उस दिन नहीं आपके नाम पे होना चाहिए, तो फिर आप उसका बेनिफिट 54F का ले सकते हो. तो ये टैक्स अवॉइडेंस हो गया. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यू कैन रीड, लेकिन आपको रीड करना पड़ेगा, कोई अभी करेंगे आप रीड. देन सेकेंड क्वेश्चन, ओके, दिस वन, शक्षिता प्राइवेट लिमिटेड. देखो जानबूझ के ऐसे वर्ड देती है इंस्टीट्यूट ताकि आप लोगों को ये पढ़ने में ही 8, 10, 15 सेकंड लग जाए. तो आपको ये नाम से कोई लेना देना नहीं है ना, तो ये नाम नहीं पढ़ने. बहुत सारे लोग SHA अरे नलायक लोग, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो. ओके, हाँ, फर्निशेज द फॉलोइंग समराइज्ड पोजीशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पर्टिनेंट टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन देयर टू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18. ओके, तो देखो नेट प्रॉफिट दिया है आपको, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी, मतलब ये जो कंपनी है ये एओपी का मेंबर है और एओपी से उसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला, 6 लाख का. ओके, एक्सपेंडिचर डेबिटेड इन द बुक्स फॉर अर्निंग सच इनकम, ये अलाउ नहीं होता और मतलब ये इनकम आपको कंसिडर नहीं करना है, और ये एक्सपेंडिचर आपको P&L अकाउंट में अलाउ नहीं होता है अगर आप मेंबर ऑफ एओपी हो. तो ये आपने पढ़ा होगा मैथ में, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि अगर
चलो वापस यहां पे समझा देता हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनके लिए। तो देखो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राइट। तो ये अगर एओपी का मेंबर है ना, मेंबर, और एओपी ने जो भी प्रॉफिट कमाया, लेट्स से एओपी ने 60 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए और एओपी के 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स है ना, आशीष, आप लोग, ये कंपनी, ऐसे सब 10 मेंबर्स है, और हर एक को एओपी ने 6-6 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया है ना, टैक्स भरने के बाद, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, और 6-6 लाख रुपए सबको दे दिया। अब देखो ये जो प्रॉफिट निकला, ये प्रॉफिट पे एओपी ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया, ऑफकोर्स ये प्रॉफिट पे, और फिर जो बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये प्रॉफिट पे तो ऑलरेडी टैक्स चले गए। तो ये 6 लाख रुपए जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिलेंगे, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इनकम हो गई, शेयर ऑफ इनकम 6 लाख रुपए फ्रॉम एओपी, है ना, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी, तो ये इसकी इनकम हो गई। प्रोवाइडेड ये एओपी ने ये 60 लाख पे टैक्स अगर भरा है, ध्यान से सुनो, ये 60 लाख पे एओपी ने मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स भरना चाहिए। मैक्सिमम मार्जिनल रेट मतलब क्या? मैक्सिमम मार्जिनल रेट मतलब 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये सब मिला के अगर एओपी ने उसके ऊपर वो इनकम पे टैक्स भरा है, तो जो एओपी, ध्यान से सुनो, जो एओपी अपने मेंबर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जैसे 6 लाख रुपए अपना मेंबर था प्राइवेट लिमिटेड एओपी का, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये 6 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। सिमिलरली ये 6 लाख पे मैट भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये 6 लाख ये 60 लाख में इंक्लूड है, और ऑलरेडी एओपी उसके ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स भर चुके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से एओपी ने टैक्स भरना चाहिए, राइट। अब देखो ये 6 लाख अगर इनकम नहीं कंसीडर करेंगे, मतलब इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो उसका वो अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस भी पी&एल अकाउंट में आप डेबिट नहीं कर सकते। तो भाई इनकम टैक्सेबल नहीं तो एक्सपेंस कैसे डेबिट होंगे? तो देखो यहां पे ये इनकम है आपकी, तो ये टैक्सेबल नहीं होगी, तो ये एक्सपेंस भी अलाउ नहीं होंगे। लेकिन आगे पढ़ते अपन, एक ट्विस्ट है यहां पे, है ना, ट्विस्ट है ये क्वेश्चन में। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको एड बैक करना पड़ेगा हमको। देन सीएसआर एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू पी&एल अकाउंट, सीएसआर है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरे मैट में ऐसा कहीं भी नहीं, ये एक्सपेंडिचर अलाउएबल है, मतलब पी&एल अकाउंट में डेबिट कर सकते हो, और ये डेबिट किया हुआ है, तो इसको कोई भी ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, नो ट्रीटमेंट, है ना, नो ट्रीटमेंट, मतलब जो डेबिट किया है उसे डेबिट रहने देंगे पी&एल अकाउंट। देन रॉयल्टी रिसीव्ड, रॉयल्टी अलग से टैक्सेबल होती है गाइस, रॉयल्टी अलग से 10% से टैक्सेबल, तो ये मैट में नहीं आएगी। रॉयल्टी रिसीव्ड ये इनकम से हटाना पड़ेगा आपको, रॉयल्टी रिसीव्ड इनकम से हटाना पड़ेगा, और उसको अलग से 10% से टैक्सेबल करेंगे। ये भी हम लोगों ने देख चुका है, अलग से टैक्सेबल होगी। ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और डेप्रिसिएशन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो आप। तो ये आपको बुक्स वाला देखना है, विच एवर इज लोअर, तो कौन सा लोअर है? डेप्रिसिएशन, तो 3 लाख माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये सब पॉइंट समझ गए। पहला पॉइंट 26 लाख को उठाएंगे। फिर अब देखो नीचे क्या बोलता है, द मेंबर्स एज वेल एज द शेयर्स इन एओपी इन विच शक्शिशा प्राइवेट लिमिटेड इज अ मेंबर आर स्पेसिफिक एंड डिटर्मिनेट, मतलब अगर ये वर्ड है स्पेसिफिक एंड डिटर्मिनेट, इट मींस एओपी ने मैक्सिमम रेट से टैक्स नहीं पे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स नहीं पे किया, टैक्स नहीं पे किया, राइट। स्पेसिफिक एंड डिटर्मिनेट शेयर है उनके, स्पेसिफिक शेयर है, तो एओपी डज नॉट पे द टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, मतलब क्या कि ये जो था 6 लाख रुपए, ये 6 लाख अब इनकम में ऐड हो गए, और इसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा, जो ऑलरेडी पी&एल अकाउंट में एडजस्टमेंट हो चुकी, राइट। क्योंकि ये 6 लाख इन्होंने ऑलरेडी पी&एल अकाउंट में डेबिट कर दिए थे, क्रेडिट कर दिए थे। 6 लाख इनकम है तो ऑलरेडी क्रेडिट कर दिए थे, तो हम उसको अब कुछ नहीं करेंगे। अगर एओपी ने मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स भरा होता, ध्यान से सुनो, अगर एओपी ने मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स भरा होता, तो हम ये 6 लाख को रिड्यूस करते थे और ये एक्सपेंडिचर को एड बैक करते थे, जो मैंने ये वाला बताया। लेकिन यहां एओपी ने मैक्सिमम मार्जिनल रेट से चूंकि टैक्स नहीं भरा, चूंकि एओपी ने मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स नहीं भरा है, इसलिए अब हम इस केस में वो एओपी को, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे एओपी ने मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स नहीं भरा है, इसलिए हम ये इनकम को जो ऐड की है पी&एल अकाउंट में, जो 26 लाख में, उसको कुछ नहीं करेंगे और एक्सपेंसेस को भी अलाउ कर देंगे। अरे समझ में आया?
ओके चल, तो देखो आंसर देख लेते हैं। और ये डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन एज पर बुक ऑफ द सेम एंड इट इज अलाउएबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के डेप्रिसिएशन का हमको यहां कोई लेना देना नहीं। तो देखो सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो ये 26 लाख का नेट प्रॉफिट। फिर देखो शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एन एओपी, दिस इज नॉट एओपी विच पेज द टैक्स एक्ट मार्जिनल मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो ये एओपी ऐसी नहीं जिसने मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स पे किया। तो ये 26 लाख में जो 6 लाख इंक्लूड है उसको अपन लेस नहीं करेंगे, मतलब उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट, प्राइवेट लिमिटेड को। और एक्सपेंडिचर भी अलाउ होगा, जो एक्सपेंडिचर जो था उसको भी अलाउ करेंगे क्योंकि इनकम पे टैक्स लगा है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो डेबिट किया था उसको एड बैक किया। सीएसआर एक्सपेंडिचर ये डेबिट किया था, उसको कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और रॉयल्टी जो थी ये सेपरेटली टैक्स करेंगे। देखो टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली एज इट इज टैक्स एट स्पेशल रेट 10%, हेंस टू बी डिडक्टेड, राइट, यहां से डिडक्ट करेंगे और फिर अलग से उस पर टैक्स लगाएंगे। और लोअर ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स और डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस। ओके, तो देखो रॉयल्टी पहले टैक्स अलग से कर दिया 10% 6 लाख पे। फिर अदर इनकम पे अब 15% मैट है, तो अदर इनकम आपकी कितनी आई 19 लैक्स, 19 लैक्स इंटू 15%। फिर ये टोटल आई दोनों की, टोटल 0.6 प्लस 2.85, इसके ऊपर सेस लगा और टोटल मैट पेएबल इतना। ओके सिंपल। तो गाइज इसमें ये पॉइंट याद रखना है आपको, बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। रॉयल्टी अलग से टैक्सेबल होती है स्पेशल रेट से। ओके, सीएसआर एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट ध्यान में रखो और ये वाला पॉइंट भी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हट के क्वेश्चन पूछा था इंस्टीट्यूट। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत हो गए थे। चल ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवांस रूलिंग। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, रीड कर लो फटाफट, कैसे इंस्टीट्यूट को आंसर एक्सपेक्ट है आपसे वो देखना पड़ेगा आपको। देन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मिसेस श्रीदेवी फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल अंडर चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 से का डिडक्शन निकालना है, कितना डिडक्शन अवेलेबल रहेगा, सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो देखो ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई आपको इतनी दी हुई है। ये अबाउ इनक्लेम इंक्लूड्स, मतलब ये 1190 में क्या क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स। आपको मालूम है ये तीनों इनकम पे कभी भी डिडक्शन नहीं मिलता, नो डिडक्शन है ना, डिडक्शन ये तीनों इनकम पे नहीं मिलता, राइट। तो गाइज इन तीन इनकम को पहले तो हमको अलग निकालना पड़ेगा जीटीआई, क्योंकि ये डिडक्शन हम किस में से देते, देखो जीटीआई जो भी आएगा उससे हम डिडक्शंस देते, राइट, डिडक्शंस लेस करते। बट ये जो तीन नेचर इनकम है इसके ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। तो पहले तो जीटीआई में से ये तीन इनकम हटा देंगे, 11,90,000 में से ये तीनों चले जाएंगे, अलग निकल जाएंगे। तो बचा हुआ अमाउंट आएगा जीटीआई अवेलेबल फॉर डिडक्शन, ओके, ऐसे कैलकुलेशन होगा उसका। फिर देखो कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ इन द नेम ऑफ सन, सन के नाम पे पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया 80,000 का, 80C में इसका डिडक्शन मिलेगा। स्टैम्प पेपर रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेसिडेंशियल हाउस, यस इसका भी डिडक्शन 80C में अवेलेबल, राइट। बट देखो अब दोनों को मिला के कितना हो गया 1,65,000, बट 80C में मैक्सिमम डिडक्शन आपको मालूम है कितना रहता है 1,50,000, इतना डिडक्शन। देखो क्या लेवल की इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती। अच्छा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हो, हाँ, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड 80G का डिडक्शन 100% अलाउ रहता है अगर आप नेशनल डिफेंस फंड को डोनेशन दे रहे हो। और डोनेशन गिवन टू भूधन चैरिटेबल ट्रस्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ 80G, भूधन चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर देते हो आप तो फिर कितना डिडक्शन मिलता है, तो आपको पहले तो निकालना पड़ेगा एडजस्टेड जीटीआई, ध्यान से सुनो, एडजस्टेड जीटीआई निकालना पड़ेगा। ओके, एडजस्टेड जीटीआई कैसा निकलता है गाइस, जीटीआई माइनस डिडक्शन एक्सक्लूडिंग 80G का डिडक्शन, एक्सक्लूडिंग 80G, राइट। मतलब आपका जो भी, ध्यान से सुनो, जो भी जीटीआई आएगा आपका वो जीटीआई में से आपको चैप्टर 6A के तो डिडक्शन देना है, बट 80C छोड़ के, मतलब आप ये डिडक्शन दे सकते हो, ये 1,50,000 का डिडक्शन जो है वो दे सकते हो 80C वाला। तो ये 1,50,000 माइनस होने के बाद ये आएगा एडजस्टेड जीटीआई आपका। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, डिडक्शन चैप्टर देखना है,
तो मैं आपको वो फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, आप एक नंबर लिख लो फटाफट, ये नंबर पे आप मैसेज कर दो 8007858173 डिडक्शन चैप्टर मैं आपको दे दूंगा। अगर नहीं दिख रहा है तो देखो 8007858173 ये नंबर पे आप मैसेज करो, आपको मैं चैप्टर दे दूंगा। राइट, तो देखो एडजस्टेड जीटीआई आ गया और ये एडजस्टेड जीटीआई का 10% है ना, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई करना है आपको, एडजस्टेड जीटीआई। और ये एडजस्टेड जीटीआई का जो 10% आएगा उसका 50% डिडक्शन अलाउएबल है। तो पहला पॉइंट आपको क्या करना है, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई निकालना है और उसका 50% ये डोनेशन अलाउ होगा, 50%। राइट, तो फिर आपको ये दोनों मिल जाएंगे। ये तो पूरा 40,000 अराउंड है, लेकिन इसके लिए आपको एडजस्टेड जीटीआई, वो एडजस्टेड जीटीआई का 10% और फिर जो भी अमाउंट है उसका 50% निकालना। राइट, तो देखो सिंपल एकदम, कठिन नहीं है। देखो आप चिंता मत करो, सिंपल एकदम। देखो ये 11 लाख, जस्ट अ सेकेंड, ये 11,90,000 आपका जीटीआई, उसमें से आपके ये पहले 3 इनकम हट गए, तो ये आया आपका जीटीआई फॉर पर्पज ऑफ 6A, चैप्टर 6A है ना, 9 लाख रुपीज। तो 9 लाख में से आपको 80,000 पीपीएफ वाला जो सन के लिए लिया था और स्टैम्प पेपर का एक्सपेंडिचर, लेकिन ये टोटल 165 आता, बट आपको अलाउ कितना है 150, तो ये आया आपका एडजस्टेड जीटीआई। देखो एडजस्टेड जीटीआई, अब एडजस्टेड जीटीआई का 10% करेंगे, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई कितना आता है 75,000, और ये 75,000 का फिर 50%, मतलब 37,500। ओके, तो ये 37,500 डिडक्शन, और ये पूरा 40,000 डिफेंस फंड वाला, तो 40 पूरा 100%। ओके, एक बार पढ़ना पड़ता है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है गाइस, एक बार करके देखो आप, लेकिन हाँ क्वेश्चन की लेवल बहुत अच्छी है, ये बात समझ लो। ओके, चल देन नेक्स्ट 2A, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन, इसको आपको रीड करना है। देन ये देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ हटके क्वेश्चंस है। ओके, देखो ऑन 11th May रमा लिमिटेड परचेस इट्स ओन शेयर, मतलब ये बायबैक का एग्जाम्पल है, बायबैक रमा लिमिटेड। ओके, कंपनी ने शेयर्स को बायबैक किया फॉर ₹10, अमाउंट हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10, अमाउंट ऑफर्ड टू द शेयर होल्डर वॉज 80 पर शेयर, 80 रुपीज पर शेयर ऑफर किया था। ओके, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रमा लिमिटेड ऑन इट्स बायबैक ऑफ 15,000 शेयर इज 13,50,000। तो रमा लिमिटेड ने बायबैक किए 15,000 शेयर और शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए 13,50,000। ओके ग्रेट, दीज शेयर्स आर इशूड इन 4/5, 2004-5 में इशू किए थे शेयर्स एट द प्रीमियम ऑफ 15, मतलब 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर, 15 रुपए प्रीमियम, मतलब टोटल 25 रुपए में इशू किया था, 25 रुपए में शेयर। काका, नाम भी देखो, काका वन ऑफ द शेयर होल्डर, काका एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1500 शेयर्स थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 रुपए, अभी देखा हमने, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन 7-8, आई गॉट 1,35,000। काका को, अब काका ने क्या किया कि अपने पास जो 1500 शेयर थे वो भी बायबैक करवाए कंपनी से, और उसके बदले में काका को 1,35,000 मिले। डिटरमिन द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस इन द हैंड्स ऑफ काका अ शेयर होल्डर एंड रमा लिमिटेड अंडर सेक्शन 115QA फॉर असेसमेंट ईयर 18-19, अज्यूमिंग शेयर्स आर अनलिस्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेयर्स आर अनलिस्टेड। गाइस देखो, अगर शेयर अनलिस्टेड है, ध्यान से सुनना, मैंने कोई कंपनी के शेयर्स लिए और वो अनलिस्टेड शेयर्स है, और फिर मैं वो शेयर्स कंपनी को देता हूं बायबैक के स्कीम में, मैं अगर कंपनी को शेयर देता हूं, तो देखो मेरे पास तो एसेट थी, है ना, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, यहां पे लॉन्ग टर्म है, तो मुझे तो टैक्स लगना चाहिए था, बट ये टैक्स एग्जिम्प्ट है बायबैक के लिए। बायबैक अगर मैं शेयर करवा रहा हूं तो अनलिस्टेड शेयर्स जो है ये एग्जिम्प्ट हो जाएंगे, बट यही शेयर अगर लिस्टेड होते थे, बजाज फाइनेंस के शेयर्स अगर होते थे, तो फिर अगर ये कैपिटल गेन 1 लाख के ऊपर जाता था तो मुझे टैक्स पे करना पड़ता है 1038, है ना, एग्जेम्पशन। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट जो शेयर्स बिंग शेयर्स थी, वो अब उसके ऊपर टैक्स लगने लगा 10%। पहले अगर आपके पास शेयर होते थे कोई लिस्टेड कंपनी के, तो 1038 में पूरा एग्जेम्प्ट हुआ करता था। अब अगर ये गेन 1 लाख के ऊपर गया तो 10% से टैक्स देना है, बराबर। तो ये अनलिस्टेड जो शेयर्स है, अभी अनलिस्टेड शेयर्स के लिए क्या है
कि आपको पूरा का पूरा एग्जेम्पशन दिया हुआ है, मतलब काका के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गाइस कि अब 115 QA में बायबैक जो किया कंपनी ने, उसके ऊपर कंपनी को टैक्स भरना है, मतलब रमा लिमिटेड। तो कैसे टैक्स भरना है? तो देखो, उन्होंने 13,50,000 का बेनिफिट दिया शेयर होल्डर को ना। बेनिफिट ऑफकोर्स इसने बायबैक किया, मतलब शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिया 13,50,000 का। लेकिन क्या ये पूरा 13,50,000 का है क्या? नहीं, उसमें से आपको जो टाइम पे कंपनी ने शेयर्स को इश्यू किया था वो कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। उतना बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दिया, तो जितना बेनिफिट शेयर होल्डर को दिया वो बेनिफिट पे कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, जितना बेनिफिट कंपनी ने शेयर होल्डर को दिया। ओके, तो देखो, कंपनी ने शेयर इश्यू किया था 25 रुपए में, और बायबैक कितने में किया? देखो, बायबैक किया गाइज 90 रुपीज में। सर 90 रुपीज कहां से है? करके देखो, आप करके देखो, 13,50,000 डिवाइडेड बाय 15,000, मतलब 90 रुपीज में एक शेयर कंपनी ने बायबैक किया, तो इतने रुपए का बेनिफिट दिया। 90 माइनस 25, इतने रुपए का एक शेयर पे बेनिफिट दिया कंपनी, शेयर होल्डर, राइट। और ऐसे 15,000 शेयर बायबैक किए। तो देखो उसका आंसर सिंपल। देखो 13,50,000 टोटल पे किए शेयर होल्डर को। देखो अमाउंट पेड टू द शेयर होल्डर, इतने पैसे पे किए, और कितने रिसीव किए थे एट द टाइम ऑफ इश्यू? इतने रिसीव किए थे, मतलब इतने का बेनिफिट शेयर होल्डर को पास ऑन किया। दोनों कैसे भी कर सकते हैं आप, इतना बेनिफिट शेयर होल्डर को पास ऑन किया। तो इसके ऊपर 20%, 115 QA के हिसाब से 20% टैक्स, और ये टैक्स पे लगेगा सेस, इसके ऊपर सेस लगेगा 12%, और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ये आंसर चेंज 4%। ओके, आया समझ में? तो कितना बेनिफिट शेयर होल्डर को पास ऑन किया? 13,50,000 शेयर होल्डर्स को दिए, और कितने लिए थे जब इशू किए थे? तो ये 25 रुपए का एक शेयर इशू किया था, ऐसे 15,000। आप जो मैंने बताया वो वैसे भी कर सकते, कैसे भी करो, आंसर सेम आए। ओके, देन लास्ट, भरानी एक्सपोर्ट लिमिटेड बेल। आप देखो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, बेल पढ़ लिया, खत्म हो गया। बेल हैज SEZ यूनिट इन 8th ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन, 8 साल हो गए। 90% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट सेल आर टू लवली LLC ऑफ US, है ना, एक नाम है लवली LLC, उसको 90% सेल करता है। विच हैज गारंटीड लोन ऑफ 100 crores टेकन बाय बेल। ये एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस हो गए, एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस। ट्रांसफर प्राइसिंग में हमने देखा था गाइस, राइट, ट्रांसफर प्राइस। एक्सपोर्ट सेल्स टर्नओवर इज 300 crores, देयर इज नो DTA सेल। DTA सेल कुछ भी नहीं है, मतलब डोमेस्टिक सेल कुछ भी नहीं है उसका। द असेसिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन ऑन रिकॉर्ड कंक्लूडेड दैट द असेसी बेल हैड फेल्ड टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए तो उसको पेनल्टी लगना ही है, राइट। ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कंप्यूटेड अंडर ALP एंड मेड एडिशन ऑफ 32 lakhs टू हिज रिटर्न इनकम। और फिर क्या किया उसने? 32 लाख एड बैक कर दिया उसके रिटर्न में। He also proposes to levy the penalty. The assessee seeks your advice on proposed action of AO, assessing officer, advice suitably. Can the assessee claim the deduction under section 10AA in respect of addition of 32 lakhs made on account of transfer pricing adjustment? पहली बात तो ध्यान रखो कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग के एडजस्टमेंट ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसके ऊपर फिर बाद में, मतलब असेसिंग ऑफिसर ने एक बार आपको एड बैक कर दिया, उसके बाद आप 10AA का एग्जेम्पशन कभी नहीं ले सकते। मतलब ये पॉइंट तो रूल्ड आउट हो गया, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है गाइस। 10AA का बाद में आप एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। ओके सर, व्हाट अबाउट दिस, पेनल्टी लगेगी क्या? ऑफकोर्स लगेगी। 3 पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर। पहली तो पेनल्टी लगेगी गाइस कि उसने रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन नहीं किए, राइट। फेल्योर टू मेंटेन द रिक्विजिट रिकॉर्ड, उसने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट करना पड़ता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यू हैव टू रिपोर्ट एंड यू हैव टू टेक अ रिपोर्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फेल्योर टू फर्निश रिपोर्ट, ये 92E में अपन ने देख चुके। 92E में आपको एक रिपोर्ट भी फर्निश करना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि साहब हमने ये फलाना फलाना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया। तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को भी रिपोर्ट आपको रिटर्न में करना है। अगर ये नहीं करते हो तो पेनल्टी अलग अलग चीज के लिए अलग अलग है। देखो, अगर फेल्योर टू रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो पेनल्टी में अट्रैक्ट
200% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, जितना टैक्स पेबल है उसका 200% आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आप फेल्यूर टू मेंटेन द रिक्विजिट रिकॉर्ड, अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हो तो 2% की पेनल्टी है ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वैल्यू रहेगी। यहां पे 200% ऑफ टैक्स है, टैक्स, यहां पे जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू का 2% पेनल्टी है। और लास्टली, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट नहीं लेते हो तो आपको फिर 1 लाख रुपीज की पेनल्टी देना पड़ेगा। गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पेनल्टी एक आध बार याद नहीं रही तो भी चलेगा, लेकिन आपने ये 3 पॉइंट तो कवर होना चाहिए थे। ये 3 पॉइंट अगर कवर हो सकता है कि पेनल्टी रीड करके जाते लेकिन याद नहीं रहती, तो आपको ये 3 पॉइंट लेकिन कवर की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल है। और आंसर देखो कैसे लिखना है कि फलानी फलानी चीज, देखो ऊपर लिखा है द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, पहले तो इतना लिख दो, इज in addition of declared income and issuing the show cause notice of the various penalties is correct and it commits the committed the various default as briefly discussed under, और उसकी पेनल्टी कितनी कितनी आएंगी ये सब दिया, राइट। तो सेक्शन बहुत बार इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पता है तो गलत कोट मत करो, लिखो मत लेकिन गलत कोट मत करो, ओके। और इस प्रकार देखो, लेवल बहुत ऊपर है, इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है आपसे कि आपने आंसर्स कैसे लिखना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इंस्टीट्यूट की, और क्वेश्चंस भी बड़े ट्रिकी है। तो ये क्वेश्चंस की उस तरीके से, इसीलिए मैं आपको ये सब अटेम्प्ट्स के पेपर सॉल्व करके दे रहा हूं, तो आपके समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूट क्या लेवल की क्वेश्चंस आपको पूछती है, राइट। कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।